नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आर एस जंक्शन पर आज हम बात करेंगे दिनांक 11 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और ये करंट अफेयर्स आपको विशेषकर आर एस और एस आई तथा ई ओ आर ओ जैसी जो परीक्षाएं हैं उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप रेगुलरली इन्हें देखते रहें और इसकी जो PDF है उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली इसका जो PDF है वो वहाँ पर आपको शेयर किया जाता है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आज का हमारा, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में GST अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स और वेट अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स जैसे जो कर हैं उनमें जो आवेदन प्रक्रियाएं हैं और उनकी जो विभिन्न सबमिशन से रिलेटेड प्रक्रियाएं हैं उनमें सहूलियत देने के लिए नियुक्ति की बात कही गई है टैक्स मित्र की। तो टैक्स मित्र के रूप में लगभग 2000 लोगों की नियुक्ति यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। और इन टैक्स मित्रों का क्या काम होगा, इसी पर हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो प्रदेश सरकार द्वारा कल इसकी घोषणा की गई है और इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है वो है कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ में ग्रेजुएशन। CA, CS, ICWA जैसी जो डिग्रीधारी हैं उनको प्राथमिकता इसमें दी जाएगी और आयु सीमा रहेगी 21 से 40 वर्ष। तो वर्तमान में जो हमारे पास जैसे ई मित्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, उसी तरह से टैक्स रिलेटेड सर्विसेज के लिए कोई भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा और उसको दी जाने वाली सेवा के लिए 50 रुपये से लेकर के 400 रुपये तक का अलग अलग शुल्क भी जो है यहाँ पर रखा जाएगा। इसके अलावा सेल्फ टैक्स स्क्रूटनी की प्रथम स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ई टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारे व्यापारी हैं उनको सहूलियत देने के लिए ये सुविधा विकसित की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। ये भी राजस्थान से जुड़ा प्रश्न है। तो एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। कल मुख्य सचिव के द्वारा इसकी बैठक की गई। तो आपको बताना है कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान के कुल कितने गांवों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। तो कुल 709 ऐसे गांव हैं जिनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये 10 जिलों के अंतर्गत जो है गांव स्थित हैं और ये 10 जिले ऐसे हैं जो आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्रों के रूप में है। तो जनजाति की एक योजना पूर्व में चल रही थी, उसी के स्थान पर जो है यहाँ पर सरकार ने ये नई योजना शुरू की है और अगस्त 2022 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य 5 वर्ष की आने वाली अवधि में राज्य के 4302 गांवों का विकास करना है। इसके तहत वर्ष 2022-23 में 10 जिलों जिसमें करौली, बारां, सिरोही, बूंदी, झालावाड़, कोटा, धौलपुर, टोंक, जालोर, अजमेर और जैसलमेर सम्मिलित है, वहां के 709 गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस योजना के तहत 50% से अधिक जनसंख्या वाले जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि पेयजल, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, सड़क समेत 8 क्षेत्रों में आधारभूत विकास किया जाएगा और इन लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अभी खबरें और भी है, लेकिन राजस्थान करंट अफेयर्स की जो मंथली PDF है वो आपको अवेलेबल होती है हमारी RS जंक्शन ऐप पर। ऐप पर एक कोर्स दिया गया है जिसमें ना केवल आपको मंथली PDF मिलती है बल्कि हर महीने के जो प्रश्न हैं उनको क्विज फॉर्मेट में भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहाँ पर अन्य छात्रों के साथ अपनी रैंक भी देख सकते हैं और इसके अलावा लर्निंग प्लस प्रैक्टिस, इन दोनों के माध्यम से आप अपने आप को काफ़ी बेहतर करंट अफेयर्स के मामले में कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी जा सकते हैं या फिर जो है RS जंक्शन ऐप डाउनलोड करके वहाँ से इसका लाभ ले सकते हैं। आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किसकी जयंती पर 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक है ज्योतिबा फुले, जिनका मुख्य कार्यकारी क्षेत्र रहा है महाराष्ट्र। उन्हीं की जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाती है और उसी संदर्भ में अब जो है राज्य सरकार ने इस दिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित कर दिया है। पूर्व में इसको ऐच्छिक अवकाश के रूप में मनाया जाता था। तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो RS और बाकी एग्जाम का सिलेबस है उसमें जो समाज सुधारक, ठीक है, उनके बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। RS मेंस में लगातार पिछले 2 वर्षों से इससे जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे में इनको तैयार करना काफ़ी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा जानकारी हम ज्योतिबा फुले पर भी ले लेते हैं। ज्योतिबा फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक,
विचारक, समाजसेवी, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी सितंबर 1873 में इनके द्वारा स्थापित किया गया एक संस्था जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। इनका मूल हमेशा जो है फोकस रहा स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, और इसी के लिए इन्होंने 1848 में देश का पहला महिला शिक्षा देने वाला स्कूल खोला है, जिस पर यूपीएससी भी प्रश्न पूछ चुका है। दोस्तों, इनकी पत्नी जो है सावित्रीबाई फुले, उन्हें देश की प्रथम महिला शिक्षिका होने का भी श्रेय दिया जाता है। वो सब इनके प्रयासों से ही संभव हो पाया था। तो स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन जैसे कामों को करते हुए इन्होंने लगातार समाज की सेवा के काम किए थे, और इसी संदर्भ में अब इनका जो जन्म दिवस है उसको सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस के किस अभियान का उद्देश्य संगठित अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगाना है? तो दोस्तों, आजकल अखबार में एक अभियान बहुत चल रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड, और इसी ऑपरेशन के तहत जो है राजस्थान पुलिस संगठित अपराध, मतलब मिलकर के एक साथ किए जाने वाले जो गैंगवार वाले अपराध होते हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल हाल ही के कुछ दिनों में बहुत से लोगों पर जो है इस तरह की घटनाएं देखी गई अलग अलग क्षेत्रों में राज्य के, जहां पर कुछ लोगों ने मिलकर के और लोगों पर आक्रमण किए, कई लोगों की हत्याएं की और लूट जैसे काम भी किए हैं। इसीलिए राजस्थान की पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य संगठित अपराध पर लगाम लगाना और संगठित गिरोहों द्वारा किए जाने वाले अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना रहा है। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी, जब 9 अक्टूबर को पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने जयपुर में इसकी शुरुआत की थी। ऐसे अन्य बहुत से ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं जिन पर आरपीएससी के द्वारा कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। उदाहरण के लिए ऑपरेशन भोर, ऑपरेशन अस्मिता, ऑपरेशन खुशी, इनसे जुड़े कई प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। आइए इन पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र की बात करें तो जैसे सुदर्शन चक्र से भगवान दुश्मनों, जो शत्रु या फिर जो दुष्ट लोग थे उनका गला काटते थे, वैसे ही जोधपुर रेंज में अपराधियों के विरुद्ध इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। इसी तरह का एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन वज्र प्रहार। तो जैसे वज्र का प्रहार करने से सभी चीज़ें नष्ट हो जाती है, उसी तरह से गैंगस्टर्स और हार्डकोर बदमाश जिनके चार्जशीट में कई अपराध हैं, उनको पकड़ने के साथ साथ उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर का प्रहार करने की बात इसमें की जा रही है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें जयपुर पुलिस द्वारा नशा मुक्ति के लिए समझाइश का अभियान चलाया जा रहा है। तो नशा जो करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ये नशे से मुक्त करके उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम ऑपरेशन क्लीन स्वीप में किया जा रहा है। ऑपरेशन फ्लश आउट और ऑपरेशन चक्रव्यूह के माध्यम से नशे को बढ़ावा देने वाले जो तस्कर लोग हैं, जो कि अवैध रूप से नशे की जो चीज़ें हैं उनको बेचते हैं, उनके खिलाफ श्रीगंगानगर पुलिस काम कर रही है। ऑपरेशन खुशी गुमशुदा बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाकर उनको खुशी देने के लिए है। ऑपरेशन डेजर्ट चेस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये हमारे डेजर्ट अर्थात जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर है। तो पाकिस्तानी जासूसों पर नज़र रखने और आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम के लिए ऑपरेशन डेजर्ट चेस शुरू किया गया। ऑपरेशन आवाज़ के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने का काम किया जा रहा है। ऑपरेशन अस्मिता देह व्यापार कुरीति को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से ऑपरेशंस जो है हमारे यहाँ पर वर्तमान में चलाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पवित्र स्थल पर देवभूमि कॉरिडोर का विकास किया जाएगा? तो लगातार काशी विश्वनाथ, उसके बाद में महाकाल लोक कॉरिडोर उज्जैन में, ठीक है, और इस तरह मथुरा कॉरिडोर, ये सारे शुरू करने के बाद अब आपके धाम द्वारका में देवभूमि कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा जन्माष्टमी पर इसकी शुरुआत की जाएगी और इसके माध्यम से इस पवित्र तीर्थ स्थल को भी विकसित किया जाएगा। तो कहाँ पर बन रहा है देवभूमि कॉरिडोर? द्वारका, गुजरात में। द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर से लेकर बेट द्वारका, जो कि एक पवित्र स्थल है, और ज्योतिर्लिंग नागेश्वर तक सभी मंदिरों को जोड़ा जाएगा। इसमें बहुत से छोटे छोटे मंदिर भी सम्मिलित होंगे। ओखा से लेकर के बेट द्वारका तक एक ब्रिज भी तैयार हो रहा है जिसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज, और लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज भी माना जा रहा है। तो द्वारका में देवभूमि कॉरिडोर बनेगा। चलिए सैन्य अभ्यास की बात कर लेते हैं। रोजाना लगभग एक सैन्य अभ्यास हो ही जाता है। सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किस कमांड के अधीन हुआ है? तो दोस्तों ये एक ऐसा अभ्यास है जो कि हमारे देश की तीनों सेनाओं के बीच में किया जा रहा है, और तीनों सेनाओं के बीच में जब भी कोई अभ्यास होगा तो आप मान के चलो कि इसको
ऐसी कमांड में किया जाएगा जहाँ पर तीनों सेनाएं एक साथ काम करती है। तो हमारी जो थिएटर कमान है एक, ठीक है, जहाँ पर तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर काम करती है, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार कमान। अंडमान निकोबार कमान के अधीन ही, ये किसी एक सेना या वायुसेना या थल सेना या जल सेना किसी की नहीं है, तीनों की ही एक एकीकृत कमान के रूप में ये काम कर रही है। देश की पहली एकीकृत कमान भी इसको माना जाता है। कुल मिलाकर के 17 अतिरिक्त कमानें हमारे पास है, जिसमें 7 कमान हमारे आर्मी के पास है, ठीक है। इसी तरह से 3 कमान हमारे एयरफोर्स नेवी की है, और 6 कमान हमारे जो है वायुसेना के पास में। तो इस तरह से अलग अलग हमारे पास कमान है। वहीं पर एक हमारी अलग से कमान है अंडमान एंड निकोबार कमान, और दूसरी कमान एक हमारी सामरिक जो हमारे युद्ध है, सॉरी हथियार जैसे परमाणु जो बम है, उनके लिए भी एक एकीकृत कमान हमारे पास में स्थित है। तो जो अंडमान एंड निकोबार कमान है, उसी के अधीन सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया जा रहा है। अंडमान निकोबार में इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ साथ तटरक्षक बलों ने भी भाग लिया। 23 फरवरी से लेकर के 7 अप्रैल की एक लंबी अवधि में इसको संपन्न किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है, हमारी तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बढ़े। चलिए बात कर लेते हैं एक अवार्ड की। निम्नलिखित में से किस भारतीय सांख्यिकी विद को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों उम्र दराज 100 से भी अधिक वर्ष की उम्र वाले जो CR राव हैं, जो आज से 75 साल पहले काफ़ी जाने गए इनके सांख्यिकी में किए गए अनुसंधानों के लिए, उन्हीं को अब विश्व का प्रतिष्ठित जो सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, वो पुरस्कार दिया जा रहा है। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है केल्लामपुडी राधाकृष्ण राव, और ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। इन्हें 2023 का ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। ये पुरस्कार इस क्षेत्र का नोबेल है, और ओटावा ओंटारियो कनाडा में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इस जुलाई में, विश्व सांख्यिकी कांग्रेस। वहीं पर 80,000 अमेरिकी डॉलर का ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा। उन्हें भारत सरकार ने 1968 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। हाल ही में किस राज्य में भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ने 15 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के बड़े भंडार की खोज की है? तो दोस्तों कुल मिलाकर के हमारे पास 17 अलग अलग तत्व हैं, जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। ये दुर्लभ तत्व हैं और इनका प्रयोग विशिष्ट कार्यों में किया जाता है, और इसी क्रम में आंध्र प्रदेश में हाल ही में जो है हमें एक बड़ा भंडार इसका मिला है। किसने ढूंढा? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ने। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इन 15 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का खोज किया गया है। दुर्लभ मृदा धातु 17 धातु तत्वों का एक समूह है, जिसमें 15 लेंथेनाइड है और 2 स्कैंडियम और येट्रियम, ये 2 तत्व और शामिल हैं। तो लेंथेनम और एक्टिनम के साथ में शुरू होने वाले तत्वों को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से जाना जाता है, जिनको आवर्त सारणी से बाहर अलग से 2 टेबल्स के माध्यम से दर्शाया जाता है, क्योंकि इनकी कुछ विशेष गुण ये दर्शाते हैं उसी चीज़ को देखते हुए। तो 15 के 15 लेंथेनाइड और 2 अतिरिक्त तत्व स्कैंडियम और येट्रियम, ये सब मिलकर के 17 धातु तत्वों के रूप में दुर्लभ मृदा धातुओं का निर्माण करते हैं। इनका जो काम है वो है स्थायी चुंबक बनाना। परमानेंट चुंबक बनाने के लिए ये चुंबक स्मार्टफोन, कंप्यूटर और जेट विमान जैसे उपकरणों में प्रयोग होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी सोलर डिस्टर्बेंस होता है अंतरिक्ष में, तो उसकी वजह से इन सभी उपकरणों को नुकसान भी झेलना पड़ता है, और ये कई बार खराब भी हो जाते हैं। भारत के पास दुनिया के दुर्लभ पृथ्वी भंडार का 6% है, लेकिन ये वैश्विक उत्पादन का केवल 1% उत्पादन करता है, और अधिकांश जरूरतों को चीन से आयात करता है। तो ऐसे में यदि इनका सही तरीके से निष्कर्षण कर लिया जाए, तो आने वाले समय में भारत इनमें काफ़ी जो है अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकता है। चीन लगभग 60% के करीब जो है निर्यात का भागीदार वर्तमान में इस क्षेत्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से किस विमान में उड़ान भरी? तो 2 सीटर सुखोई 30 MKI विमान है, जिसके अंतर्गत इन्होंने बैठ करके उड़ान भरी है, और ऐसा करने वाली ये देश की तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई है। उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी इस तरह से उड़ान भर चुकी है। सुखोई की बात करते तो सुखोई 30 MKI को रूस के सुखोई द्वारा विकसित किया गया है, और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस प्राप्त करके और सेना को प्रदान किया गया है। वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण विमान है, और लगातार इस विमान का प्रयोग विभिन्न युद्धाभ्यासों में किया जाता रहा है।
तो ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। यदि हाँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।